नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन खबर की तहत तक। यहाँ केवल आपको खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर की करते हैं पूरी पड़ताल। शुरुआत एक बड़ी खबर से। दिल्ली में होगी हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने इस बैठक को बुलाया है। हरियाणा बीजेपी की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। इनके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी हिस्सा लेंगे बैठक में। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ बैठक में मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव की समीक्षा समेत कई खास विषय होंगे जिस पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। कई विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जानी है। सबसे खास बात यह है कि देखिए, अभी लोकसभा चुनाव का विश्लेषण पार्टी कर रखी है, उसको लेकर चर्चा। तो वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में इस वक्त पार्टी ने कमर कस ली है, उसको लेकर भी रणनीति के लिहाज से चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है कि किस रणनीति के तहत पार्टी आगे बढ़ेगी। विधानसभा चुनावों को लेकर भी रूपरेखा पार्टी तैयार करने वाली है। हरियाणा बीजेपी की आज ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। केंद्रीय नेतृत्व ने इस बैठक को बुलाया है। इस बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के विश्लेषण के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा की जानी है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता दिल्ली से राजा पटेल हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजा पटेल का रुख करते हैं। राजा, बीजेपी की बैठक होने वाली है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक रहेगी? कौन कौन से विषय रहेंगे जिन पर चर्चा की जाएगी? कौन कौन से बड़े नेता हैं जो इसमें शामिल हो रहे हैं? और बिल्कुल देखिए, आज बीजेपी हरियाणा के तमाम जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। एक बड़ी बैठक है, लोकसभा चुनाव के बाद ये बड़ी बैठक है क्योंकि जी। लोकसभा चुनाव में जहां जहां बीजेपी चुनाव हारी है उसको लेकर लोकसभा इस बैठक में चर्चा होगी। वहीं जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव है उस विधानसभा चुनावों को लेकर भी बारीकी से यहाँ पर चर्चा होगी। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और जो राष्ट्रीय सचिव हैं ओम प्रकाश धनखड़ और तमाम जो संगठन के मंत्री हैं, जो हरियाणा प्रभारी हैं विप्लव देव, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ी बैठक आज बीजेपी मुख्यालय में देखने को मिलेगी। संगठन की बात करें और जो जानकारी है कि संगठन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में अभी जो अध्यक्ष हैं वो बनाया जा रहा है क्योंकि नायब सिंह सैनी के पास ही अध्यक्ष पद है। तो ऐसे में अध्यक्ष पद की बात करें या फिर आगामी जो संगठन पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर एक बड़ी बैठक आज दिल्ली में देखने को मिलेगी। जी, तो बड़ी बैठक देखने को मिलेगी बीजेपी की और कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। अब देखिए, लोकसभा चुनाव के विश्लेषण को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं, इधर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में बैठक में क्या कुछ और विषय चर्चा के रह सकते हैं? और बिल्कुल देखिए, क्योंकि बीजेपी हाईकमान द्वारा ये बैठक बुलाई गई है और हरियाणा को लेकर ये बैठक है, तो सभी जो हरियाणा के सीनियर लीडर हैं, नेता हैं, वो बैठक में मौजूद रहेंगे। जाहिर तौर पर समीक्षा बैठक है ये क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां पर हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में वहां पर भी समीक्षा बैठक होगी कि आखिरकार हार का कारण क्या है और जिन जिन विधानसभाओं में बीजेपी हारी है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले भी हरियाणा बीजेपी की जो हरियाणा की तरफ से बैठक देखने को मिली थी, तो बीजेपी हाईकमान चाहेगा कि हरियाणा में बीजेपी की बड़ी जीत हो क्योंकि पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। अब ऐसे में समीक्षा बैठक है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों को लेकर। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में किस तरीके की अब जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, किस तरीके से वो लोगों के बीच जाएंगे, क्या क्या मुद्दे हैं जो लोगों के बीच भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो लेकर जाएंगे, इन सभी चीजों को लेकर ये समीक्षा बैठक है। जी, चलिए, इस वक्त हमारे साथ खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर भी जुड़ चुके हैं। अनिल, काम रुक करते हैं। अनिल, देखिए, बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हो रखी है, ऐसे में कौन से बड़े विषय रहेंगे, चाहे वो संगठन के लिहाज से हो, चाहे वो राजनीतिक लिहाज से हो, कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव की तैयारी है, इधर लोकसभा चुनाव का विश्लेषण है, कौन कौन से खास विषय बैठक में उठाए जा सकते हैं जिन पर चर्चा? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होनी है। हरियाणा बीजेपी की बैठक होगी। शाम 7 बजे के करीब बैठक का समय रखा गया। खास बात आरती इस बैठक की है कि ये बैठक बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बुलाई गई है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व आज हरियाणा के साथ चर्चा करेगा। बीजेपी आलाकमान की तरफ से इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष वो मौजूद इस बैठक में रह सकते हैं। और कहना कि बीजेपी आलाकमान हरियाणा से फीडबैक लेगा लोकसभा चुनाव को लेकर। हरियाणा की तरफ से इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर
मनोहर लाल मौजूद रहेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं हरियाणा बीजेपी के जो प्रभारी विप्लव देव, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ को भी इस बैठक में मौजूद रहना है। बीजेपी के हरियाणा के संगठन मंत्री वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जो बड़े नेता है बीजेपी के वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान हरियाणा के नेताओं से चर्चा करेगा कि जो लोकसभा चुनाव परिणाम रहे, जिसमें बीजेपी पांच सीटें हरियाणा में लूज कर गई, तो एक समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार हरियाणा में बीजेपी को इतना नुकसान क्यों हुआ, आधी सीटें बीजेपी की कैसे कम होगी। तो ऐसे में बीजेपी आलाकमान हरियाणा बीजेपी के नेताओं से ये समीक्षा करता नजर आएगा कि बीजेपी हरियाणा में 5 सीटें क्यों लूज करेगी। तो हरियाणा बीजेपी की तरफ से जो पूरा का पूरा एक खाका तैयार किया गया, जो पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है कि बीजेपी 5 सीटें क्यों हारी, वो सारी की सारी बातें के आलाकमान के सामने रखी जाएगी। इसके अलावा आगामी रणनीति, क्योंकि देखिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने ज़्यादा समय बीजेपी के पास बचा नहीं है, तकरीबन 3 महीने का समय बचा है। तो ऐसे में किस तरीके से आगामी रणनीति रहेगी विधानसभा चुनाव को लेकर, उसको लेकर भी बीजेपी आलाकमान हरियाणा बीजेपी के नेताओं से चर्चा कर सकता है। आने वाले दिनों में हरियाणा में एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा सांसद चुने गए हैं, उनकी सीट खाली हो चुकी है 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है, तो बीजेपी की तरफ से कौन उम्मीदवार हो सकता है, तो संभावना है कि इस बैठक में वो भी चर्चा की जा सकती है। वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष पद की अगर बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद है, प्रभार है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में हरियाणा में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलना, तो ऐसे में बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है हरियाणा के नेतृत्व से चर्चा कर सकता है कि किस तरीके के समीकरण अनुकूल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे लोकसभा चुनाव की समीक्षा हो, आगामी रणनीतियों, इन तमाम विषयों को लेकर बीजेपी आलाकमान हरियाणा बीजेपी के नेताओं से चर्चा करेगा। बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व, चाहे जेपी नड्डा हो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे बीजेपी के संगठन महामंत्री हो, उनमें से कोई बड़ा नेता इस बैठक में मौजूद रहेगा। अच्छा देखिए, अब कोई भी फैसला संगठन को लेकर अगर पार्टी लेती है तो बहुत इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि विधानसभा चुनाव पर क्या असर रहता है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं हैं, क्या कोई ऐसा नाम जो चर्चा में है? अमूमन देखा यह भी जाता है कि बीजेपी में फैसले चौंकाने वाले भी लिए जाते हैं, जो नाम चर्चा में नहीं है उसे भी मौका दिया जा सकता है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्या किसी तरह की जानकारी सामने आ रही है? अनिल, देखिए बिल्कुल ठीक कहा, बीजेपी में जितने भी बड़े फैसले होते हैं चौंकाने वाले होते हैं। जब नायब सैनी को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया या हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला था। और बीजेपी के जो फैसले होते हैं शायद उनका अंदाजा नहीं लगा सकता। अब प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, क्योंकि बीजेपी को आने वाले दिनों में प्रदेश अध्यक्ष मिलना है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलना है। अब देखना होगा कि हरियाणा बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष चुना जाएगा या पहले चुना जाएगा, क्योंकि हरियाणा में चुनाव का ज्यादा समय नहीं बचा। और नामों की अगर बात करें, बीजेपी सबसे पहले इसी बात पर चिंतन कर रही है कि किस जाति से वहां पर जो हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष है वो बनाया जाए, क्योंकि चाहे हरियाणा की राजनीति हो, देश की राजनीति हो, जो जाति के समीकरण है उनके अनुकूल राजनीतिक कदम उठाए जाते हैं। बीजेपी का जो लोकसभा में प्रदर्शन रहा उसमें माना जा रहा है कि 4 कास्ट, खासतौर से जाट, एससी, सिख, मुस्लिम, ये जो 4 बड़े वर्ग थे, इन 4 वर्गों के जो वोट थे बीजेपी को ना के बराबर मिले, काफी कम वोट बीजेपी को मिले। तो बीजेपी इन बात पर विचार कर रही है कि जो हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष जाट या एससी वर्ग से बनाया जाए, जो एक जनरल कास्ट है, चाहे ब्राह्मण है, बनिया वर्ग है, उस वर्ग में से बनाया जाए। तो सबसे पहले बीजेपी इसी बात के कहीं ना कहीं गुणाभाग यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें फिलहाल अगर हरियाणा की बात करें, मुख्यमंत्री नायब सैनी ओबीसी वर्ग से है, केंद्रीय मंत्री बात करें मनोहर लाल की, वो पंजाबी वर्ग से, इसके अलावा राव इंद्रजीत ओबीसी वर्ग से, वो यादव है, वहीं कृष्णपाल गुर्जर समाज से, वो यादव है। तो ऐसे में संभावना है कि इन वर्ग के अलावा जो दूसरे वर्ग है उन वर्ग का कहीं ना कहीं यहाँ पर गुणाभाग किया जा रहा है। अब 2 चीजें महत्वपूर्ण है, एक तो बीजेपी को हरियाणा का अध्यक्ष मिलना है, वहां पर किसकी लॉटरी खुलती है, दूसरा जो राज्यसभा चुनाव होने, एक सीट जो खाली हुई है दीपेंद्र हुड्डा की, वहां पर किसकी लॉटरी लगती है। तो ये मानकर चलिए 2 अलग अलग कास्ट के जो समीकरण है इन चुनाव में फिट बैठाए जाएंगे। एक कास्ट का जो प्रतिनिधित्व है वो राज्यसभा चुनाव में दिया जा सकता है, जो दूसरी कास्ट है उसका जो नेता होगा उसको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर पर आपसे राब्ता होगा। तो प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा चुनाव ये महत्वपूर्ण विषय रखेगा बैठक में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। सीएम सैनी का अंबाला दौरा रखेगा। यहां पर तीर्थ बस योजना के तहत बस को रवाना करेंगे। इस बस को अयोध्या के लिए रवाना करेंगे और पीएम सूर्यघर योजना के तहत कार्यक्रम में शामिल होंगे। अंबाला के बाद जाएंगे कुरुक्षेत्र, जहां पर सीएम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आज कई सारे दौरे हैं सीएम के और कई सारे कार्यक्रम है जिनमें हिस्सा लेंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर का। अनिल, देखिए ताबड़तोड़ आज दौरे रहेंगे सीएम के, कई अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेने वाले हैं। क्या कुछ आज के दिन शेड्यूल सीएम का रहने वाला है?
देखिए, अगर मुख्यमंत्री नायब सैनी के शेड्यूल की बात करें, मुख्यमंत्री नायब सैनी चंडीगढ़ से अंबाला के लिए रवाना हो चुके हैं। अंबाला में मुख्यमंत्री को एक सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करनी है। एक सौगात बड़े वर्ग को मुख्यमंत्री आज देने जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री की सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना है। उस योजना के तहत अंबाला में एक कार्यक्रम है, वहाँ पर जो एक सौगात है मुफ्त बिजली योजना, जो केंद्र सरकार की योजना है, उसके तहत कहीं ना कहीं एक सौगात आज अंबाला में दी जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी का कुरुक्षेत्र जाने का कार्यक्रम है। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सैनी जहां पार्टी की बैठक लेंगे, वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करेंगे जो कुरुक्षेत्र में बैठक रहनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार सभी जिलों के दौरे कर रहे हैं। सभी जिलों के दौरों पर वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की समीक्षा की जा रही है। तो जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जब मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र में मौजूद रहेंगे, जहां पार्टी की बैठक लेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, तो मुख्यमंत्री इसी तरीके के निर्देश पार्टी के नेताओं को देते मिलेंगे। लोकसभा चुनाव की समीक्षा की जाएगी। हालांकि जो लोकसभा सीट है कुरुक्षेत्र की, बीजेपी जीत गई थी, लेकिन जितने मार्जिन की बीजेपी को उम्मीद थी शायद उतना मार्जिन नहीं मिला, बड़ा मार्जिन बीजेपी को नहीं मिला। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते नजर आएंगे। कुरुक्षेत्र के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल जाएंगे, फिर करनाल से बाय एयर मुख्यमंत्री का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। दिल्ली का जो कार्यक्रम जारी किया गया उसके तहत मुख्यमंत्री जो पार्टी की बैठक है उस बैठक में शिरकत करेंगे। फिर देर रात मुख्यमंत्री दिल्ली से वापस चंडीगढ़ आएंगे। चलिए, तो एक के बाद एक कई कार्यक्रम रहेंगे सीएम सैनी के। अच्छा देखिए, अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी जुटी है। ऐसे में माना यह भी जा रहा है, विपक्ष की तरफ से कहा भी इसको लेकर लगातार जा रहा है कि अब एक्टिव हो गई है बीजेपी। चाहे आप प्लाट आवंटन की बात कर लीजिए, चाहे अन्य योजनाओं की, अब जो भी कदम उठाए जा रहे हैं सीधे तौर पर विपक्ष के निशाने पर पार्टी आ रही है। ऐसे में तमाम जो कार्यक्रम है, क्या केवल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहे हैं या फिर ये केवल विपक्ष का आरोप है? देखिए आरती, सीधी सी बात है, क्योंकि अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं बचा, मोटा मोटा 3 महीने बचे। तो ऐसे में सरकार की कोशिश है कि हर मोर्चे पर वो खड़ी रहे। मुख्यमंत्री नायब सैनी को कल आपने देखा, कल रविवार था, छुट्टी का दिन था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने कई बैक टू बैक बैठकें की, कई विभागों की समीक्षा बैठकें सचिवालय में दिन भर मुख्यमंत्री की चली। तो कहीं ना कहीं अब चाहे सोमवार हो रविवार हो, सारे के सारे दिन बराबर रहने वाले हैं, क्योंकि अब सरकार के पास ज़्यादा समय नहीं है। और सरकार की और मुख्यमंत्री नायब सैनी की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव से पहले जितने भी प्रदेश सरकार के बड़े प्रोजेक्ट है, जितनी भी विकास योजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को एक समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। ये तो मुख्यमंत्री की अगर बात करें, जितना वो सरकार पर फोकस कर रहे हैं, सरकार से विभागों से जुड़ी बैठकें कर रहे हैं। कल दिन भर बैठकें चंडीगढ़ में की, आज अंबाला में सरकारी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। फिर उसके बाद जो पार्टी संगठन से जुड़ी बैठकें हैं, चाहे कुरुक्षेत्र में वो बैठक हो, चाहे दिल्ली में बैठक हो, वो बैठकें भी मुख्यमंत्री करेंगे। यानी मुख्यमंत्री जितना फोकस सरकार के कामों पर करेंगे, उतना ही फोकस साथ के साथ संगठन पर भी करेंगे, क्योंकि बीजेपी को विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है, ज्यादा समय बचा नहीं। तो ऐसे में विपक्ष भले ही सरकार को लेकर कुछ भी कहे, लेकिन चाहे सत्ता पक्ष है विपक्ष, अब किसी के पास भी ज्यादा समय नहीं है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, अब बिन कोई समय नहीं गंवाना चाहेगा, कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहेगा। सभी की कोशिश रहेगी कि इस कम समय में कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा, चाहे पार्टी को लेकर, चाहे संगठन को लेकर, चाहे सरकार को लेकर काम किया जाए। और जिस तरह से देखिए लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस का एक तरह से, जिस तरह से पिछली बार बिल्कुल बॉटम पर चले गए थे, इस बार सीधा 50-50 की राजनीति में आ गए हैं। उस लिहाज से बीजेपी पर ज्यादा दबाव भी माना जा रहा है कि खुद को अब साबित करना है बचे हुए इस छोटे से टाइम स्पैन में। तो उस लिहाज से क्या पार्टी ज्यादा एक्टिवेट हो गई है, क्या ज्यादा एक्टिव आजकल नजर आ रही है सरकार? देखिए बिल्कुल लाजमी सी बात है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव परिणाम रहे हैं वो बीजेपी की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 5-5 सीटें मिली हैं। हालांकि बीजेपी का दावा था कि वो ज़्यादा सीटें जीत सकती थी, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी दावे किए जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने 5 सीटें जीती है, कांग्रेस ने 5 सीटें जीती है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, बीजेपी ने सभी सीटें जीती थी, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, बिल्कुल डिमोरलाइज हो गए थे। और जो विधानसभा चुनाव हरियाणा का उसमें देखने को भी मिली बात। और अब क्योंकि जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने, जो लोकसभा चुनाव थे, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल थे। सेमीफाइनल में दोनों ही पार्टियों की जो बराबर की परफॉर्मेंस है, मोटा मोटा वो रही। हालांकि जो वोट थे पार्टी के मुकाबले बीजेपी को कांग्रेस से थोड़ा ज़्यादा मत मिले, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में इस बात को लेकर हौसला है। कांग्रेस का मानना है कि 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार को लेकर लोगों में एंटी इनकम्बेंसी है। तो ऐसे में कांग्रेस उस जोर शोर से जुटी हुई है, और कांग्रेस भी चाहेगी कि जो लगातार 10 साल से विपक्ष में बैठे, की हर हालत में सत्ता में वापसी की जाए। वहीं नायब सरकार
सरकार की बात करें, नायब सरकार का मानना है कि 5 सीटें बीजेपी ने जीती है। मुख्यमंत्री का मानना है कि बीजेपी और सीटें जीत सकती थी, लेकिन कांग्रेस की भी जो परफॉर्मेंस थी वो ठीक रही। अब दोनों ही पार्टियों की बात करें, बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद लगातार समीक्षा बैठकें कर चुकी है, जिला स्तर पर समीक्षा बैठक हो चुकी है, चंडीगढ़ में बैठक हो चुकी है, दिल्ली में बैठक हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री नायब सैनी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सभी जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं। अंबाला की बात हो, यमुनानगर की बात हो, कुरुक्षेत्र की बात हो, इन जिलों में लगातार जा रहे हैं। बाकी जिलों में भी मुख्यमंत्री जाएंगे पार्टी कार्यकर्ताओं के पास जाकर, लोकसभा चुनाव को लेकर जहां चर्चा होगी, वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनको हौसला देने का काम मुख्यमंत्री करेंगे। यानी अब कांग्रेस है, बीजेपी है, दोनों जोर शोर से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस की तरफ से भी जिला स्तर पर कार्यक्रम रखे गए, कार्यकर्ता सम्मेलन कांग्रेस के भी जिला स्तर पर हो रहे। तो बीजेपी कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों की लिहाज से जुटी हुई है। हालांकि बाकी दलों की बात करें, इनेलो की बात करें, उनकी तरफ से भी सभी जिलों में कार्यक्रम रखे जाएंगे। जेजेपी या आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आने वाले दिनों में इस तरीके के कार्यक्रम किए जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी अनिल आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, अब बीजेपी के लिए सेमीफाइनल से फाइनल के बीच में समय बहुत कम है और पार्टी के सामने ये बड़ी चुनौती है कि अपनी कमियों को भी दूर करना है। और दूसरी बड़ी बात है कि अब कांग्रेस के निशाने पर पार्टी आ गई है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। हिमाचल के कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इधर मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया। शिमला में 10 साल बाद तापमान में 31 डिग्री माना गया है कि दर्ज किया गया है। सालों बाद तापमान 31 डिग्री पहुंचा। 18 मई से मौसम करवट ले रहा है। 18 जून से माना जा रहा है कि मौसम करवट लेगा। 18 जून से भी माना जा रहा है मौसम करवट लेगा। 18 जून से लेकर 21 जून तक बरसात के आसार बन रखे हैं। अब मानसून और प्री मानसून दोनों का इंतजार है। प्री मानसून आएगा तो उम्मीद ये जताई जा रही है गर्मी से कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि देखिए इस वक्त एक तो जंगलों में आग धधक रखी है, दूसरा लू ऐसी चल रखी है कि आग से कम नहीं है। घरों से निकलना लोगों के लिए मुहाल हो गया है। घरों से निकले लोग गर्मी से त्राहिमाम कर रखे हैं। इसी बीच पानी की किल्लत भी प्रदेश में देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, लगातार हीटवेव परेशानी बन गई है, बस मौसम करवट ले इस बात का इंतजार है, कितना असर पड़ रहा है जनजीवन पर? बिल्कुल, देखिए एक लंबे अरसे के बाद इस तरह का मौसम शिमला में भी और हिमाचल के जो बाकी इलाके हैं वहां पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर रहा है, चाहे वो आम जनजीवन की बात करें या फिर इस वक्त जब समर जो है वो टूरिज्म चलता है हिमाचल प्रदेश में, सीजन होता है इस वक्त, तो यहाँ पर तापमान ज्यादा है जो सामान्य से ज्यादा चल रहा है, 4 से 5 डिग्री। शिमला की बात करें तो पिछले कल शाम तक का 31 डिग्री यहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और आज भी हम गर्मी जो है वो महसूस कर पा रहे हैं और दिन के समय झुलसाती हुई गर्मी होती है। शिमला के आसपास के कुछ इलाके, अगर हम बात कुफरी की करें तो बेशक वहाँ पर 26 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है और मशोबरा 27 डिग्री के आसपास है। लेकिन शिमला में ही जुबरहट्टी की बात करें तो 40 डिग्री के पार यहाँ पर तापमान है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों में शिमला में जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है वो परेशानी जरूर खड़ी कर रहा है, पर्यटकों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी, और उसके साथ साथ जो किसान बागवान है उनके लिए भी। किसानों की फसल जो है, खरीफ फसल, वो तबाह हो रही है। इस वक्त टमाटर का सीजन है, वो काफी प्रभावित हुआ है और इसके साथ साथ बाकी भी जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही बागवानी की अगर बात करें, सेब, उसके लिए भी साइज बनने के लिए इस वक्त अच्छी बरसात, अच्छी बारिश होना जरूरी है। और जो स्टोन फ्रूट्स हैं, चाहे प्लम की बात करें, नाशपाती की बात करें, आड़ू की बात करें, वो भी इस वक्त तैयार हो रहा है। लेकिन उसमें भी दिक्कत यही आ रही है कि इस वक्त बारिश ना होने की वजह से उसका आकार अच्छे से नहीं बन पा रहा है। तो उसमें बागवानों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये भी प्रदेश की नकदी फसलें हैं। साथ ही अगर बात करें मौसम विभाग की तो उनकी तरफ से आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अलग अलग लगभग 6 से 7 जिले ऐसे हैं जहाँ के जो निचले इलाके हैं वहाँ पर भीषण लू चल सकती है। उसके लिए बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे घर से बाहर निकलना है और दिन के समय घर से बाहर ना निकलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह की भी एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। और अब इंतजार है बरसात का। हालांकि अभी जो मौसम विभाग का अनुमान है उसमें 18 जून से लेकर 21 जून तक मौसम में बदलाव हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और अगर ये बारिश अच्छी से होती है तो उसे ये मान लिया जाएगा कि ये प्री मानसून पहुंच चुका है, प्री मानसून की बारिश यहाँ पर हो रही है। तो उम्मीद अब यही है अगले 4 से 5 दिनों में क्या होता है और क्या अच्छी बारिश होती है। और जिस तरह से
चिलचिलाती और झुलसाती गर्मियों से लोग परेशान हैं, तो बारिश की बौछारें कितना राहत पहुंचा पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा देखिए, माना ये भी जा रहा है कि बागबानों को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि मौसम ने तब भी साथ नहीं दिया था। ऐसे में कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको ज्यादा नुकसान है। बिल्कुल, देखिए पिछले साल हमने जिस तरह से देखा कि ज्यादा मानसून हुई, ज्यादा बरसातें हुई, उस वक्त भी बागबानों को नुकसान उठाना पड़ा, और अब जिस तरह के हालात हैं तो बारिश ना होने की वजह से भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और हिमाचल के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त टमाटर की फसल तैयार हो चुकी है, बाजार में उसको बेचने के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन बाजार में भी इसको रेट अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। एक वजह उसका आकार है कि अच्छा आकार का टमाटर तैयार नहीं हुआ है और प्रोडक्शन ज्यादा है। तो कई इलाके जहां पर सिंचाई की बिल्कुल, तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी परेशानी है। प्रदीप, चलिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अब बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सीट को लेकर लॉबिंग तेज हो गई है। दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक लोकसभा सीट से जीतने के बाद अब खाली हो गई है राज्यसभा की एक सीट, और हरियाणा बीजेपी में इसे लेकर जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश जाट, दलित और ब्राह्मण चेहरे को लेकर चर्चाएं तेज है। विधानसभा चुनाव में समीकरण साधने में जुटी है बीजेपी। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें वित्त के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, तो अब देखिए, चाहे राज्यसभा चुनाव हो, चाहे बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष हो, दोनों ही चीजों के लिए माना यह जा रहा है कि पार्टी में लगातार काफी सुगबुगाहट है, दोनों की विषय चर्चा का विषय है, इस लिहाज से लॉबिंग की बात सामने आ रही है। क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल आरती, हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के अंदर जिस तरीके के परिणाम हरियाणा के अंदर देखने के लिए मिले हैं, उनको देखते हुए अगर हम बात करें तो अब आगे किस प्रकार से हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए बढ़ना है, ये सबसे बड़ा विषय जो है वो भाजपा के लिए बना हुआ है, क्योंकि 10 में से 5 सीटें जो है यहाँ पर आई है। और दूसरा जो बड़ा जो कदम है वो हरियाणा में जो राज्यसभा सीट दीपेंद्र हुड्डा के जीतने के बाद खाली हुई है, क्योंकि इससे पहले राज्यसभा सांसद थे दीपेंद्र हुड्डा और अब उस सीट से इस्तीफा वो देते हुए नजर आएंगे। और इसी को लेकर के अब लॉबिंग जो है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि इसमें अगर खासतौर से अगर हम बात करें, जो 3 नाम हमने अपने दर्शकों को खबर के माध्यम से बताए हैं, जाट, दलित और ब्राह्मण, ये 3 नाम ऐसे हैं जिन्हें साधने की कोशिश भाजपा की तरफ से की जाएगी और एक मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि मौजूदा समय में अगर तो कुल मिलाकर देखिए, माना ये जा रहा है कि अब लॉबिंग तेज हो गई है, क्योंकि एक तरफ तो राज्यसभा चुनाव है और दूसरी तरफ देखिए अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। ऐसे में कौन सा चेहरा होगा, आखिर किस पर पार्टी भरोसा जताती है। और जब हम बीजेपी जैसी पार्टी की बात करते हैं तो बीजेपी में फैसले हमेशा ऐसे नहीं होते हैं कि जो नाम बड़ा चर्चाओं में है या वो नाम जो पहले, दूसरे, तीसरे पायदान पर माने जा रहे हैं उनमें से किसी को चुना जाए। अक्सर देखा जाता है बीजेपी चौंका भी देती है। जी जितेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। जी आरती, बिल्कुल अगर हम बात करें इसको लेकर के कई जो नाम हैं उनको लेकर के चर्चाएं हैं। जहां तक बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी ब्राह्मण चेहरे को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जो है सामने रखा जाए। और इसमें खासतौर से इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि साल 2014 का चुनाव जिस तरीके से ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो हमने देखा था कि किस प्रकार से रामविलास शर्मा जो है वो अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आए थे और पूरे प्रदेश के अंदर घूमने को लेकर के, लोगों के बीच में जाने को लेकर के उनकी एक अलग चर्चा जो है उस वक्त बनी हुई थी। हालांकि अभी जो है कौन सा वो चेहरा होगा, उन तमाम चेहरों को लेकर के, और वो जो चेहरे अपने आप को दावेदार मानते हैं उनकी तरफ से लगातार इसको लेकर के हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक जो है लॉबिंग की जा रही है। जानकारी ये भी आ रही है कि कुलदीप बिश्नोई भी ये प्रयास कर रहे हैं कि राज्यसभा की सीट को लेकर के कोई कंसिडरेशन उनका हो, क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार से हमने देखा, हालांकि हिसार सीट जिस तरीके से हारी है भाजपा, और वहां पर अगर हम बात करें कुलदीप बिश्नोई को लेकर के काफी उम्मीदें उनके साथ में खड़े होने को लेकर के लगाई जा रही थी, लेकिन वो तमाम चीजें नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में कई जो जाट चेहरे हैं भाजपा के अंदर, वो भी ये इस प्रयास में है कि प्रदेश अध्यक्ष या फिर राज्यसभा की सीट पर कहीं दाव लगता है तो वो बेहतर होगा। दलितों की जो नाराजगी है वो अब हमने देखा कि किस प्रकार से सिरसा की सीट और दूसरी तरफ अंबाला की सीट जो है वो भाजपा जो है हारी है। 2 ब्राह्मणों को जो टिकट दिए गए थे रोहतक से और सोनीपत से, वहां किस तरीके से भाजपा हारी है। जाट सीट हिसार को जो जिस तरीके से दी गई थी जो है जाट उम्मीदवार को, वहां किस तरीके की हार हुई है।
इन तमाम बातों को ध्यान में रखा जा रहा है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ये क्लेम कर रहा है कि उसके पास करीब 46 जो सीटें हैं वो खुद इंडिया गठबंधन जीत के आया है, या फिर अगर कांग्रेस की भी अगर हम बात करते हैं तो 42 सीट जो है तो वो कांग्रेस 9 लोकसभा सीटों पर जीत करके आई है। तो ये अपने आप में अहम बात है जिसको ध्यान में रखा जा रहा है आगे सरकार बनाने को लेकर के। और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष का जो जिम्मा है वो फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास है, लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठके और बड़े कदम जो है वो लिए जा रहे हैं। 19 जून को भी अगर हम बात करें तो श्रमिकों को लेकर के जो है एक बड़ा कदम जो है वो जींद के अंदर सरकार का देखने के लिए मिलेगा। किसानों को लेकर के बड़े फैसले किए जा रहे हैं। तो सरकार के स्तर पर उनकी जो व्यस्तता है उसे देखते हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा जो है वो कतई भी ऐसा नहीं करेगी कि जो है दोनों पद जो है वो नायब सैनी के पास ही रहे। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष का पद हो या फिर राज्यसभा की सीट हो, दोनों को लेकर के लॉबिंग जो है वो भाजपा के अंदर तेज होती नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। इसी बीच एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आई है सामने, और यहां पर आपको बता दें दार्जिलिंग में हुआ कि यहां पर बड़ा ट्रेन हादसा, रंगपानी रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा। मालगाड़ी ने एक्सप्रेस ट्रेन को मारी टक्कर और कंचनजंगा एक्सप्रेस की बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तस्वीरें आप देखिए, लोग इकट्ठा हो गए हैं हादसे के बाद। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, दार्जिलिंग से ये बड़ी खबर। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से एक के ऊपर एक बोगियां चढ़ गई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस की बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई है। पश्चिम बंगाल से है ये बड़ी खबर। तस्वीरें आप देखिए, क्षतिग्रस्त हो गई है बोगियां। ट्रेन की हो गई है टक्कर रेलवे स्टेशन पर। दार्जिलिंग में हुआ है ये बड़ा ट्रेन हादसा। रंगपानी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी है और भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान एक्सप्रेस के कई ऐसे डब्बे हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। दार्जिलिंग में हुआ है ये बड़ा हादसा। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की टक्कर हो गई है। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर, मालगाड़ी ने एक्सप्रेस ट्रेन को टक्कर मारी। तो बड़ी खबर आ रही है सामने, मालगाड़ी ने एक्सप्रेस ट्रेन को टक्कर मार दी है। तो मालगाड़ी ने एक्सप्रेस ट्रेन को मारी है टक्कर। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन ने, यहां पर देखिए जिस वक्त ये हुआ हादसा, बताया जाता है स्टेशन पर खड़ी थी और इसी दौरान रंगपानी रेलवे स्टेशन पर हुआ के हादसा। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर, मालगाड़ी ने एक्सप्रेस ट्रेन को टक्कर मार दी। एक्सप्रेस ट्रेन बताया जाता है रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, इसी दौरान मालगाड़ी आई और मालगाड़ी ने सीधा आकर एक्सप्रेस ट्रेन को टक्कर मार दी। कई बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है। कई बोगियों को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, कई बोगियों को नुकसान, कई बोगियां क्षतिग्रस्त। तस्वीरें आप देखिए कि कितना भयानक ये नजारा है। भारी भरकम ट्रेन दूसरी ट्रेन पर चढ़ गई है और बोगियां कुछ जगहों पर हवा में लटकती हुई नजर आ रही है। कंचनजंगा एक्सप्रेस की बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई है। मालगाड़ी ने एक्सप्रेस ट्रेन को मारी टक्कर। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए खबरें अभी तक।